जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो। अरे महापुरुषों के सम्मान में, महापुरुषों के सम्मान में मैदान में। बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग बीएसपी उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं आपके महाराष्ट्र स्टेट में यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में सबसे पहले ये बात जरूर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी इस चुनाव में आपके प्रदेश की लगभग सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं किया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर यहाँ आपके प्रदेश में भी सर्व समाज के लोगों को टिकट दिए हैं। इसके अलावा हमने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार हर मामले में साफ सुथरी छवि वाले और साथ ही अपनी पार्टी की मूवमेंट के प्रति समर्पित एवं निष्ठावान होने के साथ साथ अपने क्षेत्र का विकास व जनता का हर स्तर पर पूरा ध्यान रखने वाले मिशनरी सोच के होने चाहिए। लेकिन अब यह मुख्य सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों को इस चुनाव में अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर अकेले अपनी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है। इस खास बात को आप लोगों को काफी गंभीरता से समझना होगा। और इस संदर्भ में हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तो उसके बाद से केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में और आपके महाराष्ट्र स्टेट में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस, बीजेपी वे अन्य विरोधी पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है। जबकि सन 1947 में अपने देश को मिली आजादी को अब यह काफी ज्यादा समय हो चुका है। लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के बाद इस लंबी अवधि में भी यहाँ अपने देश में सर्व समाज में से गरीब लोग और उसमें भी खास तौर से बहुजन समाज, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न समुदाय के लोग आते हैं। इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में आजादी के बाद इस लंबी अवधि में भी अभी तक भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। अर्थात आज भी इन वर्गों में गरीबी एवं बेरोजगारी बड़े पैमाने पर हमें देखने के लिए मिलती है। यही खराब स्थिति इन वर्गों के लोगों की यहाँ आपके राज्य में भी बनी हुई है। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों में से खास तौर से एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण यहाँ भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं तो उसे भी एक सोची समझी साजिश के तहत विभिन्न ताकतों के जरिए इसे भी धीरे धीरे खत्म करने का
प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ अपने देश में मुस्लिम समाज एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र व राज्यों की सरकारों ने इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इसी प्रकार हमें पूरे देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसलिए हमारी पार्टी ने केंद्र की सरकार से देश में मुस्लिम समाज एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज में से गरीब व बेरोजगार लोगों को भी शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में इन्हें भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार को कई बार चिट्ठी भी लिखी है, जिसके बारे में केंद्र में रही किसी भी पार्टी की सरकार ने अभी तक भी कोई भी निर्णय नहीं लिया है। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों की तरह आपके राज्य में भी यहाँ सर्व समाज में से किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य कारोबार में लगे लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी तक भी हमें काफी ज्यादा दुखी नजर आते हैं। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार की लगातार चली आ रही गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ अपने देश में महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे आपके प्रदेश में भी यहाँ सर्व समाज में से सबसे ज्यादा गरीब एवं मध्यम वर्गों के लोग ही बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। जबकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों का विकास होने की बजाय यहाँ गरीब आम आदमी का विकास होना चाहिए। तभी यहाँ की गरीब आम जनता सही मायने में अपनी महंगाई से वे अपनी अन्य और सभी समस्याओं से भी काफी हद तक मुक्ति पा सकती है। इसके साथ ही जहाँ तक आपके प्रदेश में व देश के अन्य राज्यों में भी गरीबी व बेरोजगारी को खत्म करने का सवाल है, तो इस मामले में अभी तक रही केंद्र की सभी सरकारों ने पूरे देश में जो भी केंद्रीय योजनाएं संचालित की हैं, तो उनके वर्षों वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इन योजनाओं से ना तो यहाँ की गरीबी व बेरोजगारी दूर हुई है और ना ही आम जनता की गरीबी एवं बेरोजगारी में कोई उल्लेखनीय कमी आई है। और यही रवैया इस मामले में हमें ज्यादातर राज्य सरकारों का भी देखने के लिए मिल रहा है। इस बारे में भी आप लोगों को जरूर गंभीरता से सोच विचार करना होगा। इसके अलावा अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से यहाँ भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। लेकिन इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में और आपके महाराष्ट्र स्टेट में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों अर्थात कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से ही सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकांश मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां यहाँ गरीब आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के हिसाब से ही अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं,
जिनके धन से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व अधिकतर राज्यों में और आपके महाराष्ट्र स्टेट में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही पूरे देश में व आपके प्रदेश में भी आज भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा परेशान व चिंतित भी नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में अब मेरा आप लोगों से यही कहना है कि यदि आप लोग अपने राज्य में अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को अपने राज्य में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को किसी भी कीमत पर इन्हें अब यहाँ सत्ता में वापस नहीं आने देना है, बल्कि इन पार्टियों के स्थान पर अब आप लोगों को भी अपने राज्य में यह अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही सत्ता में लाने का पूरा प्रयास करना होगा, क्योंकि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहां केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के आजाद होकर यहाँ सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में खुशहाल बना सके। और इसी फार्मूले के आधार पर चलकर अर्थात इसी नीति के तहत चलकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाई है और हमने अपनी सभी सरकारों के दौरान अपनी पार्टी की विचारधारा एवं नीतियों के तहत चलकर वैसे तो हमने वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से उन कमजोर वर्गों के लोगों को दिया है, अर्थात उन अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दी है, जिनकी हर मामले में व हर स्तर पर वहाँ की पूर्व की सभी सरकारों में उनकी जातिवादी मानसिकता व सांप्रदायिक सोच के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ ही यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जो दबे कुचले लोग हैं, आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के ज्यादातर राज्यों में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अकलियत समाज के लोग हैं, ज्यादातर ये लोग देहातों में रहते हैं। और देहातों के बारे में आप लोगों को मालूम है कि देहातों में जहाँ वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, कमजोर तबके के लोग रहते हैं, तो जिन बस्तियों में, जिन मोहल्लों में दलित वर्ग के लोग या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग या अकलियत समाज के लोग रहते हैं, तो उन बस्तियों की तरफ, उन बस्तियों के विकास की तरफ तो पूर्व की सभी सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया उत्तर प्रदेश में, और यही हाल हमें देश के अन्य राज्यों में भी देखने के लिए देहातों में मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हमारी पार्टी की सरकार बनी तो हमारी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी हमारी सरकार ने वहां बड़ी संख्या में देहातों को भी डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत पक्की सड़कों, बिजली, पानी व अन्य और सभी जरूरी सुविधाओं से जोड़ा है। और इस मामले में हमने वहां दलित बस्तियों के विकास की तरफ प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान दिया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के तहत काफी बड़ी तादाद में वहां शहरों की दलित व उपेक्षित बस्तियों को भी विकसित किया गया है, जिनकी तरफ पूर्व की सभी सरकारों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी मालूम है कि पूरे देश में जो वैसे तो सर्व समाज में से गरीब लोगों की हालत हमें काफी खराब नजर आती है,
उनके पास रहने के लिए कोई पक्के मकान नहीं है। लेकिन जो वीकर सेक्शन के लोग हैं या जो दलित वर्ग के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अकलियत समाज के लोग हैं, उनकी हालत तो हमें ज्यादा खराब नजर आती है। पूरे देश के अंदर आज भी देश के किसी भी स्टेट में आप लोग चले जाएं तो हर स्टेट के अंदर हमें बड़ी तादाद में जो दबे कुचले लोग हैं, आज भी हमें वो कच्चे मकानों में अपना जीवन गुजर बसर करते हुए हमें नजर आते हैं। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बनी तो हमारी पार्टी की सरकार ने तो उत्तर प्रदेश में जिन गरीब लोगों के पास रहने के लिए अपने खुद के पक्के मकान नहीं थे, तो हमारी सरकार ने तो वहां 2-2 कमरों के पक्के मकान सरकारी पैसे से बनाकर उनको फ्री दिए और कई लाख मकान हमने गरीब लोगों के लिए बनाए थे। और जो गरीब लोगों को दिए सर्व समाज में से, उसमें भी प्राथमिकता हमने वीकर सेक्शन के लोगों को दी थी। इसके अलावा मैं आप लोगों को इस चुनाव के मौके पर तो मैं आप लोगों का ध्यान बहुजन समाज पार्टी के उस नारे की तरफ भी दिलाना चाहती हूँ, जो नारा आप लोग वर्षों से लगाते आ रहे हैं। आप लोगों को याद होगा जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ 14 अप्रैल साल 1984 को, तो उसके बाद आप लोग लगातार एक ये नारा लगाते रहे थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये आप लोग नारा लगाते थे और महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर आप लोग ये नारा लगाते थे। लेकिन इस नारे को प्रैक्टिकल में अमली जामा आप लोग कब पहना पाएंगे, जब आप लोगों के हाथों में पॉलिटिकल पावर की मास्टर की आ जाएगी। तो और तभी आप लोग इस नारे को सही मायने में अमली जामा पहना पाएंगे। तो इस नारे को अमली जामा उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार ने इसको अमली जामा पहनाया है। और आप लोगों को ये जानकर अच्छा लगेगा, आप लोगों को ये खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश में जब हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हमने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान उत्तर प्रदेश में तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के पास खेती करने के लिए सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, हमने किसी किसान भाई की 1 इंच भी जमीन छीनकर हमने भूमिहीन लोगों में नहीं बांटी थी, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास खेती करने के लिए जो सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, उस सरकारी जमीन के 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने उत्तर प्रदेश में गरीब और बेरोजगार लोगों को खेती करने के लिए हमने फ्री दिए। इसके साथ ही हमने वहां बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने वहां सर्व समाज में से किसानों, मजदूरों, वकीलों, कर्मचारियों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने वहां उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों पर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति भी नहीं होने दी है। अर्थात हमारी सरकार ने जुर्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें वहां तुरंत ही जेल की सलाखों के अंदर भेजा है, जहां उनकी असली जगह होनी चाहिए। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों शासन काल के दौरान वहां सभी जातियों व सभी धर्मों के लोगों के जान माल व मजहब की भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से हिफाजत की है। इसके साथ ही हमने अपनी सभी सरकारों के समय में विकट परिस्थितियों में भी वहां कोई भी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे नहीं होने दिए हैं। और ये हमारी सरकार की कानून व्यवस्था के मामले में वहां अभी तक की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और आज उत्तर प्रदेश में मेरी हुकूमत को वहां पर लोग याद करते हैं। अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी
हमारी सरकार ने विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। और हमने इनको पूरा आदर सम्मान क्यों दिया? आप लोगों को ये मालूम है कि इन महापुरुषों ने तो इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी थी उसको बदलने के लिए उन्होंने अपने जीवन भर संघर्ष किया। आप लोग अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, इसके लिए संघर्ष किया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष करने के साथ साथ आपको भारतीय संविधान में कानून, जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को कानूनी अधिकार दिए। आप लोगों को शिक्षा में, सरकारी नौकरियों में, राजनीति में, हर क्षेत्र में आप लोगों को जहां जरूरी था तो उन्होंने आप लोगों को रिजर्वेशन की सुविधा भारतीय संविधान में कानून के तहत आप लोगों को उपलब्ध कराई। और इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो आप लोगों को यहाँ तक भी कहा था कि मैंने आप लोगों को जो भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार दिए हैं, यदि आप लोग सही मायने में इनका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आप लोगों को केंद्र और राज्यों में पॉलिटिकल पावर की मास्टर की अपने हाथों में लेनी होगी। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे और इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों को प्लेटफार्म भी दिया, सामाजिक प्लेटफार्म भी दिया, राजनीतिक प्लेटफार्म भी दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के देहांत के बाद उनके कारवा को जो लोग आगे ले जा रहे थे तो वो रास्ते में ही भटक गए, उनके कारवा को मंजिल तक नहीं पहुंचा सके। लेकिन कुदरत ने ऐसे हालातों के बीच में कुदरत ने हमारे बीच में मान्यवर श्री कांशीराम जी को भेजा और मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो अधूरा कारवा था तो उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाया। इनकी मूवमेंट को मंजिल तक पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। बामसेप के माध्यम से, DS4 के माध्यम से लोगों पूरे देश के अंदर जो खास तौर से जो दबे कुचले लोग थे तो उनमें सामाजिक चेतना पैदा की और उसके बाद जब लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा हुई तो आप लोगों को राजनीतिक प्लेटफार्म दिया। और इतना ही नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो इस देश के अंदर जो सामाजिक परिवर्तन और की जो शुरुआत की थी तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र से की और भी महापुरुषों ने की। लेकिन पूरे देश के अंदर इनका ये कारवा पूरे देश के अंदर फैला और उसके बाद ये इत्तेफाकी था कि मान्यवर श्री कांशीराम जी ने भी, वो रहने वाले पंजाब के थे, लेकिन उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाने की शुरुआत भी महाराष्ट्र से की। मान्यवर कांशीराम जी की ये दिल्ली तमन्ना थी, जब वो जीवित थे उनकी ये दिल्ली तमन्ना थे कि अपने जीते जी तो जहां से ये मूवमेंट शुरू हुई है तो वहां पर पॉलिटिकल पावर की जो मास्टर की है आप लोगों के हाथों में आ जाए। उन्होंने बहुत समय आपके महाराष्ट्र स्टेट में दिया लेकिन आप लोग उनकी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सके। लेकिन उनकी इस ख्वाहिश को, इनकी इस दिली तमन्ना को तो मान्यवर कांशीराम जी के जीते जी उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरा किया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरा किया। हालांकि जब सन 2007 में उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, वो हमारे बीच में नहीं थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे थे। लेकिन उससे पहले जब 3 बार वहां कोलिशन गवर्नमेंट बनी तो मान्यवर कांशीराम जी जब तीसरी बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, मिली जुली सरकार बनी, लेकिन जब हमारे पार्टी की नीतियों में दखल दिया गया दूसरी पार्टी के द्वारा तो मुझे खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तो उस समय मान्यवर श्री कांशीराम जी ने कहा था कि अब हमें उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों का सहारा नहीं लेना चाहिए, अब हमें ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुजन समाज यानी सर्व समाज को साथ में लेकर इस मुहिम को हमें आगे बढ़ाना होगा। सन 2003 के बाद में इस कार्य में पूरे देश के अंदर लगी और उत्तर प्रदेश में मैंने पूरा ध्यान दिया
और नतीजा क्या हुआ? सन 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी अकेले। लेकिन उस समय मान्यवर कांशीराम जी हमारे बीच में नहीं थे। यदि वो जिंदा होते, उनको बड़ा अच्छा लगता, अपनी आंखों से देखते कि पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश, जो आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है, उनको कितना अच्छा लगता। लेकिन वो हमारे बीच में नहीं रहे। और उसके बाद जब सन 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव हुआ, तो आप लोगों को मालूम है कि मैंने अपनी हुकूमत के दौरान जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, तो मैंने सर्व समाज के हितों का ध्यान रखा और विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का ध्यान रखा, वीकर सेक्शन के हितों का प्राथमिकता के आधार पर ध्यान रखा। लेकिन वहां पर जो विरोधी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी व अन्य पार्टियां, तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगा। और नतीजा क्या हुआ कि सन 2012 में जब वहां विधानसभा के लिए आम चुनाव हुए, तो बीएसपी फिर से सत्ता में न आ सके, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और अन्य विरोधी पार्टियां अंदर अंदर बीएसपी के खिलाफ एक हो गई। और जो इन पार्टियों में से जो भी उम्मीदवार लगा कि बीएसपी के मुकाबले में बीएसपी को टक्कर दे सकता है, मान लीजिए कांग्रेस का टक्कर दे सकता है, तो सारी पार्टियों ने अपना वोट अंदर अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया। यदि बीजेपी टक्कर दे सकता है, तो अन्य सभी पार्टियों ने अंदर अंदर अपना वोट ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से हमारी पार्टी वहां सत्ता में नहीं आ सकी। तो यानी कि अलग अलग चुनाव लड़ते हुए भी तो इन्होंने अंदर अंदर मिलकर हमारी ये जो मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ रही थी, तो इसको ब्रेक लगाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया। लेकिन मैं आप लोगों को कहना ये चाहती हूँ कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, तो उनके देहांत के बाद उनके अनुयायी इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा सके। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी ने अपने जीते जी इनकी इस मूवमेंट को काफी हद तक सही दिशा दी। ये सब आप लोगों के सामने है। और इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि अब ना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच में है, ना और अन्य महापुरुष हमारे बीच में है, ना मान्यवर श्री कांशीराम जी हमारे बीच में है। अब उन्होंने जो हमको रास्ता दिखाया है, वो रास्ता हमारे बीच में है, उस रास्ते पर अब आप लोगों को चलना होगा। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि आज 10 अक्टूबर है और कल 9 अक्टूबर था। कल के दिन मान्यवर कांशीराम जी का देहांत हुआ था, कल उनकी पुण्यतिथि थी। और मेरा आप लोगों से यही कहना है कि यदि इस मौके पर, इलेक्शन के मौके पर यही कहना है कि मान्यवर कांशीराम जी ने रात दिन मेहनत करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट को जो योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और इस समय आपके महाराष्ट्र प्रदेश में विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है। इस मौके पर मेरा आप लोगों से यही कहना है कि यदि आप लोग इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिता देते हैं, तो मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर यही आप लोगों की सच्ची श्रद्धा भी उनके प्रति होगी। और अब मेरा आप लोगों से फिर से यही कहना है कि अब आप लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम जी और जो अन्य हमारे महापुरुष हुए हैं, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आप लोगों को इस इलेक्शन में अपना अच्छा रिजल्ट दिखाना होगा। और इतना ही नहीं, हमने उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमारी पार्टी वहां सत्ता में आई, तो हमने इन संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को, जिन्होंने भी इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष किया है किसी न किसी रूप में, उनको हमने पूरा आदर सम्मान दिया है। संक्षेप में अब मेरा आप लोगों से यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों शासनकाल के दौरान अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर चलकर ही वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी अपने महाराष्ट्र स्टेट में ऐसा ही वातावरण पैदा करना चाहते हैं, अर्थात यहाँ सर्व समाज के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ के प्रदेश में भी खुद अपनी पार्टी की ही सरकार बनानी होगी। और जब आपके महाराष्ट्र स्टेट में
हमारी पार्टी की यहाँ सरकार बन जाती है तो तब फिर हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ के प्रदेश में भी हर मामले में वे हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर चलकर ही सरकार चलाएगी। इसके साथ ही आपके प्रदेश में सर्व समाज में से गरीब लोगों व कमजोर वर्गों एवं विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का खास ध्यान रखते हुए यहाँ समाज में सदियों से आज भी चली आ रही गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदल के यहाँ समता मूलक समाज व्यवस्था को भी स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपके महाराष्ट्र स्टेट की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर किया जाएगा। मुझे इस बात का एहसास है कि आपके महाराष्ट्र स्टेट में जो आपका विदर्भ का क्षेत्र है तो ये बहुत पिछड़ा हुआ है। आप लोगों की लंबे अरसे से ये डिमांड रही है कि जो विदर्भ का जो क्षेत्र है इसको मिलाकर अलग से राज्य बनाया जाए, अलग से नया स्टेट बनाया जाए। आप लोगों की लंबे अरसे से ये डिमांड रही है, लेकिन केंद्र में विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही, आपके महाराष्ट्र स्टेट में भी विभिन्न पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन उन्होंने आपके विदर्भ को अलग से स्टेट बनाने के मामले में कोई सोच विचार नहीं किया और आपकी इस मांग को पूरा नहीं किया। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि यदि आप लोग अपने महाराष्ट्र स्टेट में अपनी पार्टी की सरकार बना लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि सरकार बनते ही फिर यहाँ आपके विदर्भ को अलग से नया स्टेट बनाया जाएगा, आपके इस क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। लेकिन ये सभी कार्य यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर ही पूरे किए जा सकते हैं और सरकार बनाने के लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि तमाम प्रकार के हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस बारे में वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि आपके राज्य में जिस भी पार्टी की सरकार होती है तो फिर वह पार्टी सत्ता में वापस आने के लिए यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ समय पहले अनेकों प्रकार के प्रलोभन भरे नए नए नियम व कानून आदि बनाती है, जिन्हें फिर वह सत्ता में आने के बाद ज्यादातर दरकिनारी कर देती है। और ये सब हमें केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में वर्षों से देखने के लिए मिल रहा है, आपके महाराष्ट्र स्टेट में भी देखने के लिए मिल रहा है, जिनसे हमेशा आप लोगों को सावधान रहना है। इसके अलावा चुनाव होने से कुछ समय पहले और चुनाव के दौरान भी अधिकांश विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए मीडिया व अन्य और हथकंडों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। इनसे भी आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में नहीं आना है, जिन पर इन्होंने आज तक 50% भी अमल नहीं किया है। और इस संबंध में ताजा उदाहरण ये है कि जब देश में इस बार कुछ महीने पहले यहाँ 16वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए थे तो तब उस दौरान खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश की जनता को अच्छे दिन दिखाने के लिए अनेकों अनगिनत चुनावी वायदे किए थे, जिन पर अमल करने के लिए केंद्र में बनी इस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार ने अर्थात इस सरकार के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक भी कोई खास पहल नहीं की है। और अब ये पार्टी यहाँ के प्रदेश में भी सत्ता में आने के लिए फिर से आप लोगों को यहाँ अच्छे दिनों को लाने के लिए किस्म किस्म के प्रलोभन भरे सपने दिखा रही है, जिनके बहकावे में भी अब आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। हालांकि इस मामले में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में अभी तक रही अन्य पार्टियों की सरकारों का भी लगभग यही खराब हाल रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को इस चुनाव में अपना वोट बहुत ही सोच समझकर केवल ऐसी पार्टी को ही देना है जो आपके हितों के लिए किए गए अपने सभी वायदों पर पूरे तौर से खरी उतर सके। और ये सब यहाँ बीएसपी की सरकार में ही संभव हो सकता है। हालांकि चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के मामले में
आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में नहीं बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और ऐसा हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को अपने राज्य के हित में अपने वोटों को सही पार्टी को ही देना है। और आपकी सही पार्टी एकमात्र यहाँ बहुजन समाज पार्टी है, जिससे कामयाब बनाना आप लोगों को बहुत जरूरी है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन प्रातः सुबह उठते ही सबसे पहले अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। लेकिन इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को विरोधी पार्टियों के किसी भी लालच में आकर अपना वोट उनको नहीं देना है, गलत पार्टियों को अपना वोट नहीं देना है। और खास तौर से मैं जो वीकर सेक्शन के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो वोट का अधिकार मिला है या जो राजनीति में खास तौर से चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है, तो ये अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों को दिलाया। आप लोगों को सदियों पहले आप मालूम है अच्छी प्रकार से आप लोगों को कि आप लोगों को न पढ़ने लिखने का अधिकार था, न नौकरी करने का अधिकार था, न व्यापार करने का अधिकार था, न वोट डालने का अधिकार था, न चुनाव लड़ने का अधिकार था। आपका केवल एक ही अधिकार था, मुट्ठी भर लोगों की गुलामी करना। यही अधिकार था। गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था के तहत तो जो लोग उस व्यवस्था के तहत जो लोग अपने आप को उच्च वर्ग के माने जाते थे, उनकी केवल गुलामी करना था, यही अधिकार था। तो आप लोगों को कोई और अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये सब अधिकार दिलाने के लिए तो अब उन्होंने काफी संघर्ष किया। वोट का अधिकार दिलाने के लिए उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ी, कड़ा संघर्ष करना पड़ा। राजनीति में आरक्षण दिलाने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने आपको काफी संघर्ष के बाद दिलाया, यदि चुनाव के दौरान आप लोग अपना वोट बेच देते हैं, किसी के लालच में आकर अपना वोट विरोधी गलत पार्टियों को दे देते हैं, अपना वोट बेच देते हैं, मैं समझती हूँ ये आप लोगों ने फिर अपना वोट नहीं बेचा बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष का अपमान किया है। आप लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष का अपमान किया है, जिन्होंने इस देश के जो दबे कुचले लोगों को वोट का अधिकार दिलाने के लिए अपने जिंदगी में काफी कड़ा संघर्ष किया। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है, यदि आप लोग सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में आस्था रखते हैं तो आज तहिया करके जाएंगे कि आप लोग अपना वोट बेचेंगे नहीं, किसी के लालच में नहीं आएंगे, अपना एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को ही देंगे। और अब अंत में मेरी आप लोगों से यही अपील है कि हमारी पार्टी ने यहाँ के महाराष्ट्र स्टेट में जिन लोगों को भी विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है, जिनमें से कुछ प्रत्याशी या मंच पर भी मौजूद हैं, मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि इन सभी प्रत्याशियों को आप लोग अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोग इनको जरूर कामयाब बनाएंगे। ऐसी इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। देश का नेता कैसा हो, मोदी कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो। सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में देश का नेता कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो,